नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल में दीदी की हैट्रिक, असम में फिर भाजपा सरकार, केरल में दोबारा लाल परचम और तमिलनाडु में स्टालिन का जादू। जी हां दोस्तों, सर्वे में सभी राज्यों के चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और दीदी की हैट्रिक हो सकती है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने देंगे 1,000 रुपए, भाजपा को बताया चंदा जीवी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि असम में गठबंधन के साथ चुनाव में उतरेंगे। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी पार्टी अब बंगाल और असम के चुनाव में भी उतरेगी। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इन सभी राज्यों में किसान आंदोलन का असर देखने को मिलेगा और भाजपा को तगड़ा नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। असेंबली इलेक्शन 2021, बंगाल में दीदी की हैट्रिक, असम में फिर बीजेपी सरकार, केरल में दोबारा लाल परचम, तमिलनाडु में स्टालिन का जादू। सर्वे, जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बीच एबीपी न्यूज सी वोटर के ताजा ओपिनियन पोल में 5 राज्यों के सियासी मिजाज को भांपने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी फिर सरकार बनाती दिख रही है। हालांकि उसकी सीटें कुछ घटेंगी, लेकिन ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सूबे की सीएम बन सकती हैं। असम में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन सकती है। पुडुचेरी से भी बीजेपी के लिए गुड न्यूज है, जहां पहली बार पार्टी सत्ता का स्वाद चख सकती है। सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में इस बार सत्ता परिवर्तन के आसार हैं। केरल में एक बार फिर लेफ्ट की सरकार बन सकती है। पश्चिम बंगाल में दीदी का जलवा कायम। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीत की हैट्रिक लगा सकती हैं। 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी को 148 से 164 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है, लेकिन सत्ता में आने का उसका ख्वाब पूरा होता नहीं दिख रहा। बीजेपी को 92 से 108 सीटें मिल सकती हैं। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के खाते में 31 से 39 सीटें आ सकती हैं। बात अगर वोट शेयर की करें तो टीएमसी को 43%, बीजेपी को 38% और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 13% वोट मिल सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीना देंगे 1,000 रुपए, भाजपा को बताया चंदा जीवी। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिर्जापुर के दौरे पर एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि अगर 2022 में उनकी सरकार बनी तो माताओं के सम्मान में महिलाओं को हर महीना 1,000 रुपए देंगे। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सबसे पहले हमने बेरोजगारों को 500 रुपए प्रति महीना भत्ता देना शुरू किया। भाजपा इसकी नकल करते हुए किसानों को 6,000 सालाना दे रही है, जबकि हम भी बेरोजगारों को साल में 6,000 दे रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को मिर्जापुर के सबरे स्थित साई गार्डन में चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि वोट हमारा और काम हमारा ज्यादा है, इसलिए कार्यकर्ता जैसे प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं और 90% वोट पड़वाते हैं, उसी तरह विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा, तभी हम 2022 में भाजपा का मुकाबला कर अपनी सरकार बना सकेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि सभी को मिलकर काम करना होगा। कुछ नेता आपस में मुकाबला करते हैं, सबको एक होकर भाजपा से मुकाबला करना है। आने वाले समय में यूपी की लड़ाई बड़ी है। यूपी की लड़ाई बिहार और बंगाल से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से भाजपा लड़ेगी। बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा यूपी पर फोकस करेगी। उससे पहले हमें अपनी रणनीति के तहत काम करना होगा। उससे पहले हम संकल्प लें कि उनकी किसी भी साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे और 2022 में जीतेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव बोले, असम में गठबंधन के साथ चुनावी में उतरेंगे। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान के बाद अब सभी पार्टियों ने अपनी सियासी गणित लगाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते असम के गुवाहाटी में शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पहुंचे, जहां असम में चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए उन्होंने गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि वो असम के रण में अपना दमखम दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि आरजेडी समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन कर असम में आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेगी। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि असम नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। हम सभी का दायित्व बनता है कि असम से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जन आकांक्षाएं हैं, उन मुद्दों के साथ हम भी जनता के साथ खड़े हों। हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम असम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी और हम अब विस्तार करना चाहते हैं। असम उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार है। हमने असम में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हमने गठबंधन के बारे में कांग्रेस के साथ चर्चा की है और अजमल साहब से भी बात करेंगे। आपको बता दें कि देश के पूर्वोत्तर में असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं, जिनके लिए यहां 3 चरणों में चुनाव होंगे। यहां 27 मार्च, 1 और 6 अप्रैल को वोट डलेंगे। बहुमत के लिए 64 सीटों का आंकड़ा छूना होगा। अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की 3.09 करोड़ पॉपुलेशन है। 2016 में असम में भाजपा ने पहली बार सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। राज्य में मुख्य लड़ाई भाजपा कांग्रेस के बीच है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की सीटों पर बम्पर इजाफा मगर सत्ता से रहेगी दूर, बंगाल में हो रही ममता बनर्जी की वापसी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के कयास लगाता एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं। 26 फरवरी तक किए गए इस ओपिनियन पोल में लोगों से रायशुमारी की गई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी पूर्ण बहुमत से सरकार में वापसी कर रही है। ओपिनियन पोल में टीएमसी को 148 से 164 सीटें मिल रही है और बीजेपी को 92 से 108 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 31 से 39 सीटें मिल रही है। बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या? ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहने वाला है। पोल में 38% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। बिजली पानी को 17% लोग, कोरोना को 14% लोग चुनाव का बड़ा मुद्दा मानते हैं। हालांकि बीजेपी टीएमसी को जिस भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रही है उसे पोल में लोग ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं। सिर्फ 4% लोग कानून व्यवस्था को मुद्दा मानते हैं और 12% लोग भ्रष्टाचार को मुद्दा मानते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021 चुनाव की घोषणा के बाद एक्शन में ममता बनर्जी, बीजेपी को रोकने के लिए बनाई ये खास रणनीति। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी एक्शन में आ गई हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को रोकने के लिए खास प्लान बनाया है। बताया जा रहा है कि चुनाव से संबंधित सभी तरह की मंत्रणा और एक्शन के लिए एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई है, जिसमें डेरेक ओब्रायन, अभिषेक बनर्जी सहित 11 लोगों को शामिल किया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तिथि निर्धारित होते ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को ही कोर कमेटी की बैठक की। बैठक की अध्यक्षता पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने किया, जहां चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक समाप्त होने के बाद संवाददाताओं से मुखातिब हुए तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल पार्थ चटर्जी ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने इलेक्शन कमेटी का गठन किया है। चटर्जी ने आगे बताया कि इस कमेटी में पार्टी सुप्रीमो सुश्री बनर्जी और उनके अलावा सुब्रत बख्शी, सुदीप बंदोपाध्याय, सौगत राय, अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, चंद्रिमा भट्टाचार्य, डेरेक ओब्रायन और सुब्रत मुखर्जी शामिल हैं। यह कमेटी चुनाव के मद्देनजर पार्टी की हर गतिविधियों का संचालन करेगी। चुनाव आयोग पर भड़की ममता। इससे पहले पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराए जाने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। बनर्जी ने कालीघाट के अपने आवास स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के हिसाब से चुनावी तारीखों का ऐलान किया है। ममता ने आगे कहा कि भाजपा ने जो कहा है क्या चुनाव आयोग ने वही किया है। असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जब एक चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं तो बंगाल में 8 चरण में चुनाव कराने का फैसला क्यों लिया गया? राज्य के एक ही जिले में 2-3 चरणों में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में ममता की ही चलेगी मर्जी, तेजस्वी ने कहा जितनी भी सीटें दे दीदी, लड़ेंगे जरूर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में राजद के लिए जमीन तैयार करने की जिम्मेवारी पहले तो अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक के हवाले थी, किंतु चुनाव की घोषणा होने के साथ ही इस काम को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद अपने हाथों में ले लिया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बीच में ही तेजस्वी ने 3 दिनों का समय निकाला है और दोनों राज्यों के चुनावी दौरे पर निकल गए। गुवाहाटी में उन्होंने असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा एवं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बदरुद्दीन अजमल से मुलाकात की है। रविवार को कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलना है। तेजस्वी की पूरी कवायद को तालमेल की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। खबर ये भी है कि राजद ने सीटों के मसले पर जिद छोड़ने का मूड बना लिया है। मतलब ममता अपनी मर्जी से 1-2 सीटें भी दे देंगी तो राजद को वह भी मंजूर हो जाएगा। राजद ने अपने 2 बड़े नेताओं को 3 हफ्ते से पश्चिम बंगाल और असम के अभियान पर लगा रखा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी एवं श्याम रजक ने 2 सप्ताह पहले ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी मुलाकात की थी। राजद का प्रस्ताव रखा था जिसमें कुल 6 सीटों की मांग थी, किंतु तृणमूल की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया तो निराशा स्वाभाविक है। चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही राजद की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस और वाम दलों के मोर्चे ने राजद के लिए दरवाजा खोल रखा है। उन्हें आज भी इंतजार है, जबकि राजद की प्राथमिकता में ममता बनर्जी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल और असम की यात्रा पर जा सकते हैं पीएम, लेकिन किसान आंदोलन पर बोले पी चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने शनिवार 27 फरवरी को कहा है कि मंदी के दौर में भी कृषि क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि दर देने वाले किसानों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है जैसा कि वो देश के दुश्मन हो। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी केरल, असम जा सकते हैं, लेकिन 20 किलोमीटर दूर पर बैठे किसानों से मिलने नहीं जा सकते। उन्होंने ट्वीट किया, मंदी के वर्ष में भी कृषि क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि का पुरस्कार प्रदर्शनकारी किसानों को ऐसे दिया जा रहा है मानो वे राज्य के दुश्मन हो। पीएम केरल से असम तक जाते हैं, लेकिन दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों से मिलने के लिए 20 किलोमीटर की यात्रा करने का समय उनके पास नहीं है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा,
फिर भी वह दावा करेंगे कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी कर दी है, या यह भी दावा करेंगे कि सभी किसानों को एमएसपी मिल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि केवल 6% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच सकते हैं। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए कृषि कानून कृषि व्यवसाय को नष्ट करने और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों को सौंपने के लिए डिजाइन किया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।